नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और राजस्थान के शांत माहौल में इन दिनों एक अशांत बिल की चर्चाएं हैं। इसका नाम है डिस्टर्ब एरिया बिल। ये वही बिल है जिसने प्रदेश की सियासत को अशांत कर दिया है। सरकार का यह दावा है कि सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो विपक्ष इसे बेमतलब का कानून करार दे रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर के चिंता जताई। आज सदन में इस बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। इस बिल के जरिए अधिकारों का हनन होने का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है, जबकि सरकार, उन्होंने कहा कि जब चाहे किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकेगी। साथ ही कांग्रेस का यह भी कहना है कि पहले भी प्रदेश में बवाल हुआ, लेकिन उन हालातों को बिना इस तरह के कानून के संभाला गया। तो इस पर आज सरकार की दलील यह है कि यह कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। डिस्टर्ब एरिया बिल पर मचा घमासान। जो गुजरात मॉडल का अनुसरण कर राजस्थान को भी शांत से अशांत क्षेत्र बनाने की ओर प्रेरित कर रही है और इसलिए कानून ला रही है। कानून की दरकार या अधिकारों पर वार। सारे के सारे अधिकार जो हमें संविधान से हमें हर नागरिक को प्राप्त हुए हैं, उन के ऊपर सरकार का नियंत्रण करना, शांत क्षेत्र को अशांत करने का एक षड्यंत्र इस बिल के माध्यम से सरकार करने जा रही है। नेहरू पटेल का हवाला, जनता से क्या नाता। सरदार पटेल ने, जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माननीय श्री जवाहरलाल जी नेहरू, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उनको पत्र लिख करके बार बार इस बात से आगाह किया कि देश के अंदर किस तरह से लोगों का निवास हो। शांत राजस्थान में सियासत अशांत। तो आखिरकार राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया बिल की जरूरत क्यों पड़ी और विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है। सरकार ये दावा कर रही है कि कई ऐसी जगह जहां पर दबाव में या इस तरह के झगड़े होने के बाद कई लोगों को दबाव में अपना घर छोड़ करके पलायन करना पड़ता है, उस पर भी इससे रोक लगेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ नवीन शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रतीक सिंह है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सुमित्रा चौधरी हमारे साथ हैं, आप अधिवक्ता है राजस्थान हाईकोर्ट की। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत करेंगे। नवीन शर्मा जी, ये बिल राजस्थान जैसे शांत इलाके में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और कांग्रेस कह रही है कि आप जानबूझकर डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस बिल के माध्यम से, और इसीलिए आप ये डिस्टर्ब एरिया बिल लाए हैं। क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, और क्या है यह बिल जिससे कि अशांत इलाकों में इसकी जरूरत होगी? नवीन जी। देखा हेमंत जी, और इस देश की जनता ने देखा, राजस्थान की जनता ने बहुत ज्यादा नजदीकी से देखा। अभी हाल ही में टोंक में 800 परिवारों के पलायन का डाटा सबके सामने आया और आम जनता ने रोड पर उतरकर इस बात की डिमांड की कि नो डिस्टर्ब एरिया इसको डिक्लेयर किया जाए, जिससे सामाजिक समरसता बनी रह सके, संपत्तियों के हस्तांतरण में किसी तरह का दबाव या किसी तरह का समुदाय विशेष का कोई कुचक्र उसका शिकार आमजन नहीं हो। इसके अलावा सिर्फ राजस्थान ही नहीं, आप और देश के कोने कोने में कई जगह इस तरह की घटनाएं आई हैं। विशेषकर राजस्थान में अगर हम बात करें तो देखिए आप, मेवात वाला जो क्षेत्र है, मेवात वाले क्षेत्र में समुदाय विशेष के द्वारा आम जनता की संपत्तियों को हथियाने का एक एजेंडा जो चल रहा था, वो किस प्रकार नेशनल मीडिया की हेडलाइंस रहा, ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं। और जब इस तरह के माहौल में एक ऐसा कानून अगर धरातल पर उतरकर आता है कि ऐसे डिस्टर्बेंस वाले एरिया की किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने से पहले जिला कलेक्टर के द्वारा या संबंधित सरकारी प्रतिनिधि के द्वारा एक बार अनुमोदन अगर उसका कराया जाए, तो इसमें ऐतराज और आपत्ति कहाँ है। ये नरेटिव हालांकि चलाए जाने की कोशिश है, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ये एक नैरेटिव चलाया जाए कि साहब ये आपकी संपत्तियों को हस्तांतरण करने से, बेचने से रोकने के लिए एक विधेयक सरकार लेकर आ गई है। दरअसल
मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये जो विधेयक है ये संपत्तियों के हस्तांतरण और बेचान को रोकने के लिए कतई नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण, किसी दबाव में किसी संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कानून राजस्थान सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और साहसिक निर्णय है। यह विधेयक न सिर्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए है, बल्कि प्रदेश के जनसांख्यिकी ढांचे को बरकरार रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के द्वारा इसके संबंध में जो भी नैरेटिव चलाए जा रहे हैं वो उनकी विकृत मानसिकता का परिचय है। ये तय है, सरकार कोई भी काम करे स्वाभाविक रूप से उनका विरोध करना और ये उसकी बिना उसकी गहराई को जाने जनता के बीच में गलत नैरेटिव सेट करना, ये काम हमेशा से विपक्ष कर रहा है, विपक्ष वही कर रहा है। जी प्रतीक जी, वो कह रहे हैं कि जनसांख्यिकी के ढांचे को बरकरार रखने के लिए बिल लेकर के आए हैं हम हमारा मकसद कोई किसी संपत्ति को बेचान को या खरीद को रोकना नहीं है, बल्कि जो इलीगल तरीके से जो दबाव डाल करके किसी को डरा धमका करके किसी की संपत्तियों का स्थानांतरण हो रहा है उस पर इससे लगाम लगेगी। इसमें बुरा क्या है? हेमंत भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनावों के समय पे और अक्सर पूरे भारत के अंदर ये बोला जाता है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हिंदू खतरे में नहीं रहेगा, यही बोला जाता है। और अभी मेरे साथी बता रहे हैं कि टोंक के अंदर 800 परिवारों का विस्थापन हो गया, तो बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही मतलब हिंदू खतरे में आ गया है। पहली बात तो ये है। और अगर आप बोल रहे हैं कि जबरदस्ती से इसका बेचान नहीं कराया जा सकेगा, इस पे रोक लग जाएगी, तो अभी तक प्रशासन, कानून, सरकार का कोई अस्तित्व है या नहीं है? अगर किसी के साथ कोई जबरदस्ती की जाती है तो उसके लिए कानून मौजूद है या नहीं है? यह सरकार सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष का नाम लेकर के, क्योंकि उसकी जो धारा 3 है उसके अंदर सिर्फ समुदाय विशेष लिखा गया है और उसके अंदर लिखा गया है कि सरकार जब चाहेगी जब उस जगह को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देगी, मतलब अपनी मनमानी चलाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने बोला कि देश के कोने कोने में और मेवात एरिया में ऐसा हो रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो पूरे देश में भारत की संसद के अंदर यह कानून डिस्टर्ब एरिया का क्यों नहीं पारित किया जा सकता है? और अगर जो जिस मेवात की ये बात कर रहे थे, उस मेवात का अधिकतर जो एरिया है वो हरियाणा के अंदर आता है। हरियाणा में पिछले 11-12 साल से इन्हीं की सरकार है, वहां पे क्यों नहीं लगाया गया? तो ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्योंकि सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता सड़क पर है, जनता पूछ रही है हमारे बिजली, पानी, सड़कों की हालत क्या है, हमारे जो सोशल वेलफेयर है उसकी हालत क्या है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए कभी इनके विधायक है वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी अजान की बात करते हैं, कभी लाउड स्पीकर की बात करते हैं, और फिर ये डिस्टर्ब एरिया बिल ला करके रख दिया गया। चौथी बात, जो अभी आपके विधायक कह रहे थे कि पटेल ने नेहरू को, वो पता नहीं उनका ज्ञान कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने देखा था कि विधानसभा में बोल रहे थे कि गांधी जी सावरकर जी के पैर छू करके आए थे। तो उनके ज्ञान की बात तो ना की जाए, वो ज्यादा अच्छा है। अगर उनके पास कोई ऐसा पत्र है, क्योंकि भारत सरकार के पास ऐसा कोई पत्र नहीं है, तो अगर उनके पास कोई पत्र है तो उसको सार्वजनिक कर दें। जी, सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं, दीप्ति माहेश्वरी ने सदन में भी कहा और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि राजसमंद का भागपुरा गांव है जहां पर बड़ी तादाद में पलायन हो गया। प्रतीक जी, हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं, अगर पलायन हो गया तो उसकी जिम्मेदार कौन है? अगर किसी पे प्रेशर बनाया जा रहा है, किसी भी समुदाय पे, चाहे हिंदू मुसलमान पे बनाए, मुसलमान हिंदू पे बनाए, या कोई तीसरी कम्युनिटी इन दोनों पे बनाए, कोई भी, मैं किसी पे बनाऊं या कोई मेरे पे बनाए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कानून का राज है इस देश के अंदर। इतने सारे एसपी, पुलिस, मुख्यमंत्री, मंत्री और एसडीएम, एडीएम, ये क्या कर रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो इनको सस्पेंड करिए ना उन एरिया के। नवीन जी जवाब दीजिए। प्रतीक जी ने बिल्कुल सही कहा, कानून का राज है और कानून के राज से सबको रोका जा सकता है। मैं प्रतीक जी से पूछना चाह रहा हूं कि ये जो विधेयक लेकर आए, ये कुछ कानून के अलावा कुछ जबरदस्ती है क्या? ये भी तो कानून है, ये भी तो कानून है, इसको धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों पेट में दर्द चालू हो जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपका प्रतीक जी का कहने का मतलब यह है कि साहब देश में कानून है, कानून से रुकेगा, तो ये भी तो एक और कानून है। या फिर आपका कहना यह है कि साहब इसको और बेहतर नहीं कर सकते आप, जो व्यवस्था पहले चल रही थी वैसे ही चलेंगी, आप अगर बेहतर करोगे तो हम सवाल उठाएंगे। बेहतर करने के लिए ला रहे हैं व्यवस्था। मैं जवाब दे देता हूं।
बेहतर करने के लिए लाया मैं जा जवाब रहा दे है। देता हूं, मैं जवाब देता आपको हूं। तकलीफ क्या है? हाँ, समझ बता में रहा हूं नहीं ना, आ मैं रहा। जवाब देता या हूं, ये मैं मान लिया जवाब जाएगा देता हूं। कांग्रेस ये मानती है कि मैं जवाब दे शांति देता हूं। बनाने अब देखिए, जवाब और- नहीं लेंगे, आप बोलते रहेंगे, जवाब दे देता हूं हाँ मैं। दीजिए, आप जवाब सुन लेता हूं मैं आपका। हेमंत भाई, पिछले 2 साल से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है वो पूरे हिंदुस्तान का। क्या वहां पे कानून बना के लगा दिया गया? क्या जिस मेवात की बात कर रहे थे, हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, क्या वहां पे कानून बना दिया गया क्या? और मैं फिर पूछ रहा हूं, जहां टॉक की बात कर रहे हैं वहां के एडीएम, एसडीएम, थाना अधिकारी, एसपी, उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? बताइए, क्या सस्पेंड करने का कानून नहीं है अभी? चुप हो जाइए। क्या 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 सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है? चुप हो जाइए। क्या बातें कर रहे हैं? चुप हो जाएं तो जवाब क्या बातें दूंगा। कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ ये समस्या अक्सर कर रहती है कि वो बोलना चालू कर देते हैं और प्रश्न दर प्रश्न पूछते हैं, बीच में ऐसा गैप नहीं देते कि अगला जवाब दे, और इतने में टाइम ओवर हो जाता है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बहुत जाके देखना कितना आपने बोला बहुत- है, मैंने कितना बहुत बोला है। शुक्रिया कि मुद्दे पर आपने आइए। मुझे जॉब टाइम वॉच कर दिया। लेना। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। आप अभी बैठे हुए हैं राजस्थान में जो विधेयक पारित हुआ है उसके विषय में बात करने के लिए एक न्यूज चैनल के पटल पर। आप बात हरियाणा की करेंगे, आप मणिपुर की करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन विषय देश का हिस्सा नहीं है वो। क्या वो देश, मणिपुर को आप देश का हिस्सा नहीं मानते? आप ही ने देश तो की कहा बात कि करेंगे देश तो के हम तो अलग अलग मणिपुर की हिस्सों बात में इस तरह करेंगे, की घटनाएं हरियाणा सामने की आई बात हैं। करेंगे। आपने तो देश की बात की नवीन जी। बिल्कुल मैं जवाब दे देता हूं साहब। वो ये बशर्ते पूछ बीच रहे हैं में कि बोला नहीं आपकी जाए तो सरकार इसका में इतना बड़ा मुकम्मल- पलायन हुआ और आप क्या करते रहे फिर? मैं आपको बकायदा मुकम्मल एक एक बात का जवाब दूंगा, बशर्ते मेरे वाक्यांश के बीच में कोई बोले नहीं। बोलिए ना। आप मुझे यह बता दीजिए कि मणिपुर में यह कानून लागू नहीं हुआ इसलिए राजस्थान सरकार ने यह कानून लाके गलत किया क्या? हरियाणा में नहीं आया इसलिए यह कानून लाके गलत किया क्या? पूछना दरअसल किस ये पार्टी है की ये सरकार कानून है? लाके गलत क्यों हुआ? किस पार्टी क्या की सरकार है ये वहां? अगर क्या अच्छा ये इसमें, नहीं मानते तो कि किस पार्टी मालपुरा की में सरकार 800 है? परिवारों का पलायन हुआ है? क्या ये नहीं मानते हुसैनपुर मेवात क्षेत्र के सटे सामूहिक इलाकों में सामूहिक पलायन हुआ है? क्या ये नहीं मानते कि पिछले 20 वर्षों में जो है रामगंज के 5000 परिवारों का पलायन हुआ है? अब इनको तकलीफ क्या? वहां क्यों नहीं लाए, यहां क्यों लाए, वहां क्यों जयपुर नहीं लाए, में यहां भी क्यों पलायन लाए? हुआ है। अरे आप मुझे बताइए, जयपुर में यहां भी। ले आए तो क्या गलती कर दी? आप कह रहे हैं खूब जयपुर में पलायन भी हुआ है। रामगंज में पलायन हुआ है। पूरे देश की मीडिया की सुर्खियों में पलायन 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 रहा है। आपके न्यूज चैनल ने भी कई बार चलाया है। तो दरअसल बहस यही का तो सवाल मुद्दा अगर पूछ ये रहे हैं कि होता आपकी है सरकार होते कि हुए इस पलायन विधेयक होता रहा, में ये कैसे? कमी है, मैं आ तो रहा हूं, बहस मैं आ की रहा हूं, जा आप सकती दोनों है। नहीं और ये बहस दो का और मुद्दा मेहमान नहीं है, हैं। वहां क्यों नहीं जी, किया, यहाँ क्यों सुमित्रा कर दिया? जी, वहां क्यों सुमित्रा नहीं जी, किया, जो यहाँ क्यों कांग्रेस कर की दिया? आशंकाएं हैं और सरकार का दावा है, कैसे मान रही है आप उन्हें? लीगली तौर पर हम इस कानून को कैसे देखें, इस बिल को कैसे देखें? अभी क्या वाकई इसमें देखिए कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा? वाकई इससे ये कहा जाता है कि इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा? सरकार का एक प्रतिनिधि तय करेगा कि कौन सी जमीन बिकेगी, कौन सी नहीं बिकेगी, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा? सरकार ही तय करेगी कि कौन सा अशांत इलाका है, कौन सा शांत इलाका है, सब कुछ। जी बोलिए। जी सरकार की जो मेन जिम्मेदारी है वो है अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन। सिटीजन्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए उनको जो कदम लेने हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, वो सारे कदम उनको उठाने पड़ेंगे। अब बात आती है डिस्टर्ब्ड एरियाज की। तो डिस्टर्ब्ड एरिया क्या है, इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। और अगर एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट है जो 1991 में पास हुआ था और उसके बाद वो काफी सक्सेसफुल है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देख चुके हैं, उस लाइंस पे अगर कुछ आता है तो स्टेट गवर्नमेंट को डेफिनेटली ये अधिकार है कि वो अपने डेमोग्राफिक बैलेंस को बनाने के लिए इस तरह के कदम अगर उठाना चाहता है। पर्पस ये नहीं है कि वो किसी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से रोक रहा है, पर्पस ये है कि फोर्स्ड या डिस्ट्रेस सेल ना हो। इस चीज से अगर वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये बहुत बोल्ड और सिग्निफिकेंट मूव है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि माइग्रेशन ना हो स्टेट के बाहर। कानूनी मायने क्या है मैडम? इसको कैसे समझें हम इसको कि क्या है ये बिल? तो कानूनी मायने इसके इतने ही हैं कि अगर कोई सेल जो डिस्ट्रेस लगती है, अगर कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होता है तो वहां पे जो सेल है वो डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद में वहां पर क्या हो जाएगा, जो जिसको लेकर के कांग्रेस को टेंशन हो रही है इतनी? जी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने के कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो कोई कमेटी इस पे रिपोर्ट देगी। एक बार जब ये रिपोर्ट सबमिट होती है और
गवर्नमेंट उस एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करती है, तो वहां पे जो सेल होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो डायरेक्ट सेल नहीं हो सकती है, और उस सेल के लिए एक परमिशन लेना जरूरी होगा। ये परमिशन जो है उस एरिया के कलेक्टर देंगे। अगर कलेक्टर ने मुझे अपनी जमीन डिस्टर्ब एरिया में बेचनी है, जिला कलेक्टर के पास में गया कि रामगंज के पास में मेरी जमीन है, मैं बेचना चाहता हूं, और जिला कलेक्टर ने कहा कि आप नहीं बेच सकते, तो क्या मैं कोर्ट जा सकता हूं या मेरे अधिकार क्या होंगे? जी, ऐसा नहीं है कि वो मना कर देंगे कि आप बेच नहीं सकते हैं। आपको बकायदा अपना एक एफिडेविट देना होगा जहां पे आप ये मंजूर करेंगे कि आप इसको फ्री विल से, बिना फोर्स के, अपनी कंसेंट से बेच रहे हैं। अगर वो एफिडेविट आप देते हैं और वो ये पाते हैं, जब वो बैकग्राउंड चेक करते हैं और वो ये पाते हैं कि आप इसको सेल कर सकते हैं, वो डेफिनेटली परमिट करेंगे। लेकिन जहां ये अंदेशा आया कि नहीं ये फोर्स्ड है और इसके पीछे जो है वो कोई और फोर्सेस हैं, तो डेफिनेटली वो मना कर सकते हैं। और कोर्ट का ऑप्शन हर किसी के लिए एनी टाइम ओपन है। मना कर दे, मैं यही तो सवाल है मेरा। मैं फिर भी अपनी जमीन को बेचना चाहूं तो मैं क्या करूंगा फिर? डेफिनेटली दे कैन अप्रोच द कोर्ट आफ्टर दैट। अगर कलेक्टर मना करते हैं तो बकायदा रीजंस देंगे कि क्यों उन्होंने इस चीज को मना किया है, और उसके बाद आप कोर्ट डेफिनेटली जा सकते हैं। कोर्ट जाने से आपको कभी कोई नहीं रोकेगा। जी मित्तल साहब, क्या मायने है इस बिल के आपके नज़र में? क्यों इस पर इतना घमासान मचा हुआ है? क्यों कांग्रेस इतनी टेंशन में है, आरोप लगा रही है कि आप सामाजिक व्यवस्था पर इसका असर पड़ जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान जो है वो पूरे देश के अंदर एक शांत प्रदेश है, और वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति भी राजस्थान में अच्छी मानी जाती है। इस ऐसे इतने बढ़िया प्रदेश के अंदर यदि सरकार ये सोचती है डिस्टर्ब एरिया चिन्हित किए जाए, तो मुझे लगता है कि क्या नाम से बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। और सरकार ये कानून क्या नाम से आज जब विधानसभा में लेके आई है, तो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन आने पर हम इस कानून को खत्म कर देंगे। अब ठीक है, कांग्रेस का शासन आएगा तो ये कानून खत्म हो जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए जो हकीकत है राजस्थान की वो सही है कि ऐसे हर शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके बंद हैं जिनके ये कहा जाता है कि वहां पर एक समुदाय का रहना मुश्किल हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन रह रहा कौन है, लेकिन एक समुदाय का रहना मुश्किल हो गया है। वहां पर सारे के सारे एक समुदाय के लोग हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो जमीन है, चाहे संपत्ति हो चाहे मकान हो, उसकी बिक्री बहुत ही सस्ते दामों में हो रही है। मुझे लगता है कि सरकार को शायद क्या नाम से इस बात की जानकारी हुई होगी और ये दबाव हुआ होगा किसी पर कि साहब ये क्या नाम से सस्ते में खरीदा जा रहा है या किसी दबाव में कोई बेचा जा रहा है। तो ये जो अभी जैसा क्या नाम से वकील साहिबा ने बताया कि ये सिर्फ आपको सरकार को सूचना देनी है, सरकार से एक अनुमति लेनी है कि साहब मैं अपनी संपत्ति बेच रहा हूँ। सरकार का ये नहीं है कि आप उस संपत्ति को बेच नहीं सकते, या सरकार अपना प्रतिबंध नहीं लगा रही है उस पर, लेकिन सरकार ये जरूर जानना चाहेगी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जरूर जानना चाहेंगे कि ये आप किसी दबाव में तो नहीं बेचते। मुझे लगता है कि दबाव में भी बेच लेंगे तो फिर कलेक्टर क्या कर लेंगे, ये बताइए। अगर कलेक्टर को पता है कि यहाँ पर तो दबाव हो रहा है और दबाव में बिकवा रहे हैं, हजारों जमीनें इस देश में, प्रदेश में दबाव में बेची जाती रही हैं, खरीदी जाती रही हैं और जाती भी है ना, जातियों के भीतर भी। आपको तो पता है, क्या करेंगे फिर उससे? हाँ, तो ये जो कानून है इसमें एक मेरा यार चेक तो लगेगा, आपको अनुमति तो लेनी पड़ेगी ना, चेक लगेगा, अनुमति आपको प्रशासन से लेनी पड़ेगी। प्रतीक जी, मित्तल साहब कह रहे हैं कि इसे एक चेक तो लगेगा, उसे ये तो रहेगा कम से कम कि कोई सरकार है, सुन रही है, किसी की परेशानी है, किसी के दबाव है, उस चीज को सरकार के भी संज्ञान में मामला आएगा, तो आपको दिक्कत क्यों है सर? हेमंत भाई, सिर्फ प्रॉपर्टी के बेचान का और खरीदने का अगर मामला होता तो उसके अंदर तो कलेक्टर ये डिक्लेयर पहले से कर सकती, सरकार कर सकती है। नया कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि कलेक्टर के पास बहुत सारे असीमित, बहुत सारे इस तरीके के कानून उनके पास में है, उस तरीके का लागू कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या सरकार ने कोई तो स्टडी की होगी कि इस तरीके के कानून की जरूरत पड़ी तो आप मुझे बता दीजिए भाई, 42-43 जिले, कौन से एरिया में कौन सा डिस्टर्ब्ड एरिया है? अभी तक मेरे ख्याल में, अभी जो मेरे साथी ने भी बात की वो 3-4 जगह की बात की, लेकिन 3-4 जगह के लिए क्या पूरे राजस्थान को आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? और सरकार ये बताएगी कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, तो आप उनको सिग्निफिकेंटली, आप बाकी के जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं, आप उनको अलग कर देंगे उस एरिया को। और अगर कोई व्यक्ति वाक्य में, अगर मैं इनकी अगर बात मान भी लूं कि वो वहां पे फंस गया है और दूसरे समुदाय के लोग ज्यादा हैं, तो अगर वो प्रॉपर्टी बेच के जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप वहां के लोगों को मेन स्ट्रीम लोगों से अलग थलग करना चाहते हैं।
चाहे वहां पे हिंदू रह रहे हो, चाहे वहां मुसलमान रह रहे हो, चाहे वहां पे दलित रह रहे हो, चाहे किसी भी समुदाय के, उस पर्टिकुलर एरिया को आप डिस्टर्ब एरिया घोषित करके आप मेन स्ट्रीम लोगों से अलग थलग करके उसको रखना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है। सुमित्रा जी, एक और मेरे मन में शंका है कि क्या ये कानून सिर्फ वहां के अचल संपत्ति को, जमीन को, मकान को, दुकान को खरीद फरोख्त करने की अनुमति तक ही सीमित है, या इससे भी ज्यादा इसमें कुछ है? भाई अशांत क्षेत्र घोषित करके हम क्या कर लेंगे? उस क्षेत्र का क्या हो जाएगा? मतलब क्या बदलेगा, क्या बदलाव कर पाएंगे, ये बताइए। ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवन जो टेनेंट्स हैं उनके एविक्शन को भी रोकेगा। अगर कोई किराएदार वहां रह रहे हैं, वो असुरक्षित फील कर रहे हैं या फिर उनको जबरदस्ती खाली कराया जा रहा है, तो ये उनके लिए भी है। अभी भी कोई किसी को जबरदस्ती अगर खाली करवाया जाएगा या किसी को दबाव है, तो वो भी जाके पुलिस को या प्रशासन को सूचना दे ही सकते हैं। मतलब अलग कैसे है, मैं जानना चाह रहा हूँ। अलग अलग हमें उसकी डेमोग्राफी को और कम्युनल टेंशन को समझना है कि कैसे वो इम्पैक्ट करता है, और उस सिचुएशन में उनके ऊपर अलग तरह के तनाव होते हैं जो एक नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होंगे। वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप पीनल प्रोविजंस नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली उनके साथ जो हादसे होते आए हैं वो होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर पीनल प्रोविजन है और इस तरह का एक्ट है, तो उनके लिए एक सेफगार्ड है जहां पे वो स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। मित्तल साहब, कोई खतरे आपको इसके समझ में आते हैं कि कोई खतरा हो जाएगा? जितनी आशंकाएं, या फिर इसे जबरदस्ती एक हवा दी जा रही है, बना देंगे तो एक्ट कानून बन जाएगा, तो क्या है? जो सही है उनके लिए तो कानून कोई खराब होता नहीं है, जो गलत है उन पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। बिल्कुल अहमद, बिल्कुल सरकार की मंशा भी यही है। देखिए, हम क्या नाम से हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम राजस्थान में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र देखते हैं कि जो वर्षों से एक ही समुदाय के लोग वहां से जीत के आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे नगर परिषद में हो, एक ही समुदाय के लोग वहां से जीत के आ रहे हैं, दूसरे लोगों के जीत के वहां नहीं आ रहे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर एक ही जाति के लोग जीत करके आ रहे हैं, जीत के आए। हाँ, उससे क्या कर सकते हैं? तो जहां से मुख्यमंत्री जीत के आए खुद, क्या उन सब विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व बदल देना चाहिए? नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं अहमद, ऐसा नहीं कि प्रतिनिधित्व बदल देना चाहिए, लेकिन मेरा यह कहना है कि यदि वहां यदि असुरक्षा की भावना है, तो उस पर कम से कम नियंत्रण चेक तो होगा। सिर्फ एक चेक होगा? हाँ। प्रतीक जी, इसमें आशंकाएं क्या है? आपको खतरा क्या है कि आप इतना जोर से करने लग जाते हैं कि ये तो दो धर्मों को बांटने वाला हो गया, ये तो सामाजिक व्यवस्था पर असर डाल देगा? मतलब ऐसा क्या है इसमें, आप बताइए तो सही, कोई खतरा हो तो। हेमंत भाई, हमने तो विधानसभा में पूछा, भाई आपने मेरे सामने ये कानून पढ़ा है, ये विधानसभा की वेबसाइट से अभी डाउनलोड किया है मैंने, जिसके अंदर आपने लिखा है समुदाय विशेष। क्या विधानसभा में बता दे समुदाय विशेष क्या है? विधानसभा में बता दीजिए ना समुदाय विशेष क्या है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप उस एरिया को मेन स्ट्रीम लोगों से, मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उससे अलग थलग करना चाहते हैं। भाई आपने अगर उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया तो हर व्यक्ति को पता हो जाएगा कि वो डिस्टर्ब एरिया है ना। प्रतीक जी, अलग थलग कैसे हो जाएगा? बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए पीछे बोलने लगे ना, जो अभी ज्ञान बांट रहे थे वो पीछे बोलने लगे। जैसे दूदू को अलग जिला बनाया था, तो दूदू वालों ने, कईयों ने ये बोला था कि नहीं हमको तो जयपुर में रहना है, तो आप उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देंगे तो जयपुर के अगर किसी एरिया को किया तो जयपुर के सब लोगों को पता है कि वो डिस्टर्ब एरिया है, वहां दंगे होते हैं, वहां सब कुछ होते हैं, तो आप वहां के रहने वाले लोगों को मेन स्ट्रीम से अलग थलग कर देंगे। वहां जो मेन जो जयपुर के लोग रहवासी हैं उनको डिस्टर्ब एरिया बना करके दूसरे लोगों को वहां से अलग कर देंगे। वहां का रहन सहन आप अलग मान लेंगे, वो मान लेंगे कि दंगे होते हैं वहां पे, और अगर कहीं दंगे होते हैं तो दंगे मान लेने से नहीं मान लेने से क्या जिम्मेदारी है? दंगे होते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है ना। सबको पता है कि इस इलाके में तो दंगे होते हैं, मान लेने रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? अगर पुलिस अपनी विफल है, अगर सरकार विफल है, अगर प्रशासन विफल है, तो आप उसको एक अलग कर दीजिए एरिया को। कैसी बातें करते रहते हैं, मतलब अलग कर दीजिए उस एरिया को। ये आपका मेरे इस उंगली में अगर दर्द हो रहा है तो इसको काट दूं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है क्या? आप उसको बिल्कुल अलग कर दीजिए। क्या सड़ गए वो एरिया? सड़ गए क्या? आप ये मान रहे वो एरिया सड़ गए? आप ये मान रहे हैं न्यूज चैनल पे बैठ के कि वो एरिया सड़ गए? नहीं, मैं नहीं मान रहा हूँ कि सड़ गए। आपने उंगली का उदाहरण दिया, मैं उंगली का ही बोल रहा हूँ, एरिया का ही बोल रहा हूँ। चुप कराइए इनको। एरिया तो आप बोल रहे हैं कि सड़ गए, सड़ नहीं रहे, ये जवाब सड़ नहीं रहे। सरकार ये चाहती है उनको अलग थलग करना,
इसीलिए यही आपत्ति है हमारी ठीक है, नवीन जी, कि नवीन आप जी, उन जवाब दे रहे, एरिया जवाब को दे रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम ठीक है से सर। अलग थलग क्यों करना प्रतीक जी, चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, यही पूछ रहे हैं हम। ठीक है। वही डपली और वही राग। जनता के हित में कोई भी ठोस काम सरकार के द्वारा किया जाए और विपक्ष का एक काम लगा तो के 100 करोड़ रुपए आईफा में दे रहे थे जनता के फायदे के लिए। बताइए, जनता के फायदे की बातें कर प्रतीक रहे जी, हैं। आपसे 100 करोड़ रुपए प्रतीक जब जी, तुमको सरकार ठुमके लगाने के लिए दे रही थी, बोल रहा कि बोलना जनता है के कुछ उसके आपको? लिए। यार भटकाइए मत। बोलना है अरे क्या बहुत आपको? है बोलना, भटकाइए अरे किस मुद्दे पर बोल रहे हैं? राजनीति बोलिए, आपको बकवास करनी है, किए कर जा रहे हैं। लीजिएगा। बकवास आप मत जिस करो। मुद्दे पर बोलने आए हैं, देखिए, उस ये मुद्दे पर भाषा बात करिए। है, ये भाषा है। बदतमीज नहीं, लोगों को मत बुला ले तो कीजिए, बुलाए मत प्रतीक करे आप ऐसे प्रतीक बदतमीज जी, लोग। आप ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाइए, शांति से इनको आपको बोलने सुना, की आप तमीज भी नहीं है, सुनिए, लगातार दिक्कत आ बोले रही जा है। रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं, लगातार बोले जा रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत बोलो, है आप ही प्रतीक बोल जी? लो। आप बदतमीज लोगों को मत सुनिए बुलाए ना कीजिए। प्रतीक एक ही जी। काम बस वही आप डपली बदतमीज वही लोगों राग। को मत बुलाए उन्होंने कीजिए। शांति से लगाकर सुना, विधानसभा आप से भी लेकर सुन न्यूज़ लीजिए, चैनल क्या पर एक ही परेशानी काम। आ रही है इसमें? बस सुन लीजिए, क्या परेशानी आ रही है? तो बदतमीजी करेंगे इसका मतलब? आप बीच में बोले बदतमीजी जाएंगे करेंगे। लगातार। बदतमीजी करेंगे। आप बीच में बदतमीजी बोले जाएंगे करेंगे लगातार। बदतमीजी करेंगे। कौन बदतमीजी कर रहा है? आप कर रहे हैं बदतमीजी बदतमीजी। मत करना। आपको बोलने की तमीज सहूंगा नहीं है। बिल्कुल भी। आप ये उंगली समझ मत लेना, दिखाइए। सहूंगा आप ये नहीं। उंगली मत दिखाइए। सहूंगा नहीं भाजपा की बदतमीजी। सरकार इलाज ये करने टीवी के है, लिए कर बात देना है। इलाज। ये कर देना इलाज। पे बैठ के। तुम्हारे जैसे कितने हैं इलाज करने वाले, कर देना गलत इलाज। बात है। देखिए, बहुत हाँ, नहीं, नहीं, इलाज नहीं, कर मुद्दे देंगे। की बात, मुद्दे की हाँ। बात करिए, मुद्दे की। ये इलाज करवा रहे हैं। देखिए, लगाकर ये आप विधानसभा चैनल से पे लेकर धमकी के दे रहे हैं जो आदमी, विधानसभा वो से सोचिए लेकर चैनल के के बाहर क्या और करते होंगे। चैनल तक सिर्फ एक आप नाम बताइए, रहेगा। झूठ हेमंत पर भाई झूठ आपके फैलाना, चैनल पे झूठ धमकी फैलाना। दे रहे हैं जो, नहीं, आप गलत बात बताइए है। बाहर आप जाके क्या ऐसे करते दोनों होंगे? पर्सनल मत होइए, आप प्लीज। इनको सुन लीजिए प्लीज। और अगर ये चुप हो जाए तो मैं बोलना नहीं, चाहता हेमंत हूं। भाई आपके सामने धमकी दे रहे हैं, आप आपने क्यों बोला टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सरकार प्लीज। इलाज करेगी। क्या औकात है सरकार कोई की? धमकी नहीं दे रहा तो इलाज आपको। कर देगी। आप क्या देख लेंगे किसी हैं? को? अब आप दोनों उन्होंने ही बोला सरकारी इलाज आप कर देंगे, दोनों क्या ही सरकारी आप सरकार दोनों ही है? यहाँ पर डिस्टर्ब एरिया बना दे रहे हैं। अब क्या करेगी सरकार इसमें, बताइए? आप तो दोनों जिम्मेदार चालू लोग किया। हैं। अगर हेमंत आप ही भाई, डिस्टर्ब देख रहे एरिया हैं, मैंने बना दे चालू रहे की हैं। बदतमीजी। मैंने चालू की क्या मुझे बदतमीजी? लगता है आप बदतमीजी किसने चालू की? बदतमीजी एक मिनट, आदमी शांत को हो मत जाइए, बुलाया चलिए करिए। चलिए, उनको जवाब अपनी सुनने बात को तो तैयार रखने नहीं दीजिए, है। प्लीज ये जवाब प्लीज सुनने को बोलिए ना, आप तैयार बोलिए। नहीं है, नवीन यही जी, हरकतें नवीन जी समय नहीं है, विधानसभा में, बोलिए। यही हरकतें नवीन जी किसी भी बोलिए। टीवी चैनल पे। नवीन जी बोलिए, समय नहीं है, बोलिए। स्पष्ट बात है, एक ही सिस्टम है, वही ढपली वही राग। वो कह रहे हैं सरकार समुदाय कितना कौन भी सा है? जनता के समुदाय हित में विशेष ठोस का डिसीजन लेकर मतलब आ क्या जाए, है? ना तो समुदाय विशेष का मतलब इनके दिमाग में क्या है वो मुझे पता नहीं। समुदाय विशेष का मतलब यह है, अगर हिंदू किसी मुस्लिम कम्युनिटी को प्रभावित करता है तो वो समुदाय विशेष का मतलब हिंदू कम्युनिटी है। ऐसी कोई भी कम्युनिटी जो सेकंड कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर रही है वो समुदाय विशेष है। हिंदू अगर परेशान करेगा तो हिंदू समुदाय विशेष विशेष की वो कैटेगरी में, मुसलमान करेगा तो कोई भी हो। कोई भी जी चलिए कोई चलिए, भी, इसी आधार कोई पर भी। इसी आधार पर इसका देखा मतलब जाए। यही और फिलहाल देखिए, हम सब एक जिम्मेदार लोग हैं और किसी की भी भावनाएं भी आहत नहीं हो। और सभी इस देश के निवासी हैं, इस प्रदेश के निवासी। अगर सरकारी कानून ला रही है तो विपक्ष को भी इसे समझना चाहिए कि आखिरकार इसमें क्या ये अशांत क्षेत्र की बात क्यों हो रही है। इस पर भी होला करने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। चर्चा में कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से कहा गया कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है और ऐसे में कहीं अगर कुछ डिस्टर्बेंस है तो वो इस कानून से दूर करने की कोशिश की जाएगी।